आज के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस और कैबिनेट मंत्री मलिक की जुबानी जंग तेज। आड़ी कार सड़क के पास बनी झोपड़ियों में घुसी, हादसे में एक की मौत, 8 घायल। राजपार्क में बीते रात को ऑटो चालक को गोली मारकर की हत्या। भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने फिर दिया विवादित बयान, कहा अजान से नींद हराम होती है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी नेता और उद्धव कैबिनेट के मंत्री नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंधों को उजागर करने के एक दिन बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। बुधवार को किए गए पोस्ट में फडणवीस ने आयरलैंड के दिवंगत लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक उक्ति साझा की। उन्होंने लिखा कि मैं बहुत पहले ही सीख गया था कि हमें किसी सुअर से कुश्ती नहीं लड़ना चाहिए। इससे आप तो गंदे हो ही जाओगे, ऊपर से सुअर को भी काफी मजा आएगा। दरअसल एनसीपी नेता ने देवेंद्र फडणवीस के खुलासे के बाद हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही थी। नवाब मलिक ने आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम के संबंध रियाज भाटी से है, जो अंडरवर्ल्ड के सरगना दाऊद इब्राहिम का करीबी है। इसके पीछे ही कुछ देर बाद महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने आज के विचार के नाम से अपनी पोस्ट शेयर की। माना जा रहा है कि नवाब मलिक के आरोपों की प्रतिक्रिया के रूप में ही उन्होंने ये पोस्ट की है। इससे पहले नवाब मलिक ने आरोप लगाते हुए कहा था कि फडणवीस ने सियासत का आपराधिकरण किया। उन्होंने कहा कि रियाज भाटी को फर्जी पासपोर्ट के साथ अरेस्ट किया गया था, मगर उसे 2 दिन में ही छोड़ दिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि रियाज भाटी कई कार्यक्रमों में देवेंद्र फडणवीस के साथ नजर आए और भाजपा के कई कार्यक्रमों में भी वो दिखता रहा है। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेता पर ये आरोप लगाए थे। राजस्थान के जोधपुर में एक अनियंत्रित ऑडी कार सड़क के पास बनी झुग्गी झोपड़ियों में घुस गई। इस हादसे में करीब 8 लोग घायल हो गए और एक की मौत हो गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने पहले पीछे से स्कूटी सवार लड़की को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वो कई फीट हवा में उछलकर जमीन पर गिर गई। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद कार सड़क के किनारे बनी झुग्गी झोपड़ियों में घुस गई, जिसकी चपेट में आने से 8 लोग घायल हो गए और एक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जोधपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया। चालक को हिरासत में ले लिया गया और कार के चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे वह कई 2 पहिया वाहनों को टक्कर मार दी। चालक की पहचान शास्त्री नगर थाने के नंदनवन ग्रीन इलाके के 50 वर्षीय अमित नागर के रूप में हुई है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मंगलवार की सुबह जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में एम्स रोड पर एक बड़ा हादसा हुआ, जहां लग्जरी कार नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क किनारे झोपड़ियों में घुस गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले पर बयान जारी कर घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सीएम ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी प्राथमिकता घायलों की जान बचाना है। नई दिल्ली राजपार्क में बीते 2 नवंबर की रात को ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या हुई थी। वारदात में मुख्य साजिशकर्ता उसकी पत्नी निकली, जिसको उसके प्रेमी के साथ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान उर्मिला और साजिम खान के रूप में हुई है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पिस्टल भी जब्त कर ली है। जिला पुलिस उपायुक्त परविंद्र सिंह ने बताया कि बीते 2 नवंबर की रात को राजपार्क थाने में तैनात कांस्टेबल अंकित जब मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 मंगोलपुरी एरिया में पेट्रोलिंग ड्यूटी पर था, जब वह ITI और पीली कोठी के पास पहुंचा। उसने देखा कि एक ऑटो रिक्शा संदिग्ध हालत में सड़क किनारे खड़ा था, जबकि एक व्यक्ति ऑटो के पास पड़ा हुआ था, जिसको देखने पर वह मृत पड़ा हुआ था। वारदात की जानकारी आला अधिकारियों को दी गई। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतक के पास से पर्स, मोबाइल फोन और पैसे मिले। मृतक के शरीर पर एक गोली लगने का निशान था। हालांकि मौके पर कोई चश्मदीद या शिकायतकर्ता नहीं मिला। मृतक की पहचान अमन विहार किरारी सुलेमान नगर के रहने वाले राजकुमार के रूप में हुई। पुलिस ने परिवार को वारदात की जानकारी दी। संजय गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। एसीपी मिहिर
सकारिया की देखरेख में एसएचओ ललित कुमार के निर्देशन में एसआई कुलबीर, हेड कांस्टेबल राजेश, सिकंदर कांस्टेबल ओमवीर, सोनू, घनश्याम और पवन को आरोपियों को पकड़ने का जिम्मा सौंपा गया। शुरुआती जांच में पुलिस टीम को पता चला कि मृतक राजकुमार अपने ऑटो से करोल बाग से आया था। इसके बाद करोल बाग से मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 तक के संभावित रास्ते पर सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। परिवार वालों से पूछताछ और अपने ह्यूमन सोर्स की सहायता से आरोपी साजिम खान के बारे में जानकारी मिली, जिसके राजकुमार की पत्नी से अवैध संबंध थे, जबकि राजकुमार अपनी पत्नी को काफी पीटता था। दोनों के बारे में जानकारी ली गई। पता चला कि साजिम खान पिछले कई वर्षों से उर्मिला के साथ राजकुमार के साथ संबंध में था और उसके कारण उर्मिला और राजकुमार के बीच नियमित रूप से झगड़ा होता था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि दोनों घटना से पहले एक दूसरे से मिलते हुए पाए गए। वारदात के बाद से साजिम खान फरार हो गया था। साजिम खान के परिवार वालों से उसके ठिकानों के बारे में जानकारी लेकर छापेमारी की गई। उसके पैतृक स्थान अमरोहा यूपी में भी छापेमारी की गई, लेकिन वह वहां पर भी नहीं मिला। उसके मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लगाकर उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश की गई। इस बीच एक पुख्ता सूचना के बाद मुरादाबाद यूपी में छापेमारी कर उसे दबोच लिया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर मृतक की पत्नी और आरोपी की प्रेमिका उर्मिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी साजिम खान ने बताया कि उर्मिला जब 20 साल की थी, उसकी मर्जी के बिना उसके परिवार वालों ने राजकुमार से उसकी शादी कर दी थी। राजकुमार से हुई शादी से उर्मिला के 4 बच्चे हैं और बड़ी की उम्र 21 साल है। शादी के कुछ समय बाद से ही राजकुमार छोटी छोटी बातों पर उर्मिला को मारा पीटा करता था, जिससे वह काफी परेशान हो गई थी। वह उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। साल 2015 में उर्मिला की मुलाकात उससे हुई थी, जब वह करोल बाग इलाके में कबाड़ का कारोबार कर रहा था। इसके बाद दोनों में दोस्ती हुई और प्यार हो गया। दोनों के शारीरिक संबंध भी बने। पिछले कुछ महीनों से उसने लगातार अपने पति द्वारा प्रताड़ित करने और पिटाई की शिकायत की, इसलिए उसने उसे खत्म करने और उर्मिला से शादी करने की योजना बनाई। उन्होंने एक साजिश रची और राजकुमार को मारने के लिए सही मौके का इंतजार किया, लेकिन उन्हें राजकुमार को मारने का समय नहीं मिला। उर्मिला की गतिविधियों पर शक के चलते राजकुमार ने कुछ साल पहले अपने परिवार का घर भी करोल बाग से अमन विहार शिफ्ट कर दिया था। अमन विहार में उर्मिला को उससे मिलने का समय नहीं मिला और दोनों को मिलने और बात करने के लिए कम समय मिलता, इसलिए वे हत्या को अंजाम देने के लिए बेताब थे और साजिश खान अपने एक जानकार से पिस्टल का इंतजाम किया। कई हफ्तों तक उसने राजकुमार की गतिविधियों पर नजर रखी। वारदात वाले दिन उसको पता चला कि राजकुमार शाम को करोल बाग आएगा और देर शाम वापस सवारी लेकर घर चला जाएगा। 2 नवंबर की शाम को वह उर्मिला से मिलने के बाद करोल बाग से राजकुमार के ऑटो में सवार होकर यात्री बनकर मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 की ओर ले गया और एक सुनसान जगह पर रुकने को कहा। उसने राजकुमार के पेट पर पिस्टल सटाकर गोली मार दी। उसे वहीं पर छोड़कर वह अपने मलकागंज किराए के मकान पर चला गया। वह वारदात के बाद दिल्ली छोड़कर फरार हो गया। मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहती है। प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर एक बयान को लेकर चर्चाओं में है। इस बार प्रज्ञा ठाकुर ने सुबह मस्जिदों में होने वाली अजान पर आपत्ति जाहिर की है। मंगलवार को एक कार्यक्रम में प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अजान पर कहा कि ये सुबह सुबह लोगों की नींद हराम करते हैं, मरीजों का ख्याल नहीं रखते और साधु संतों की साधना भी भंग कर देते हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि हम लोगों से कहा जाता है कि दूसरे समुदाय की प्रार्थना के वक्त तेज आवाज में भजन न बजाया जाए, लेकिन ये लोग रोज सुबह लाउड स्पीकर से लोगों को परेशान करते हैं। सुबह 5:कुछ पर तेज आवाजें आती हैं और लोगों की नींद हराम होती है, मरीजों को दिक्कत होती है। साधु संतों की पूजा अर्चना का समय भी सुबह ही होता है, आरती का समय भी सुबह होता है, लेकिन ज़बरदस्ती इन लाउड स्पीकरों की आवाज़ हमें सुननी पड़ती है। लेकिन जब हम तेज़ आवाज़ में भजन बजाते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे इस्लाम में ये जायज़ नहीं माना जाता। हम हिंदू इस बात का सम्मान करते हैं और सर्वधर्म समभाव रखते हैं।
लेकिन क्या कोई और धर्म ऐसा कर रहा है? इससे पहले सोमवार को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गांधी परिवार पर निशाना साधा था। अपने बयानों में उन्होंने कहा कि परिवार का एक व्यक्ति राजनीति नहीं कर पाता है, इसलिए अब वह एक बेटी को भी लेकर आया है जो नौटंकी में लगी हुई है। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल में वाल्मीकि समाज का परिचय सम्मेलन में भाग लेने गई थी, जहां उन्होंने यह बयान दिया। इस दौरान सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि यूपी में एक परिवार ने अभी देखा है, उन्होंने हमारे वाल्मीकि समुदाय के लिए बहुत कुछ सहा है। उस दर्द का और कोई कारण नहीं था। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई सक्षम नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार है जो कांग्रेस का नेतृत्व कर सकता है और वे अपनी बेटी को भी ले आए। उन्होंने इशारों ही इशारों में प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो कभी मंदिर जाती है तो कभी मस्जिद जाती है तो कभी ईसाई बन जाती है। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आगे कहा कि लेकिन जब उन्हें वोट का ध्यान आता है तो वे दिखावा करने से नहीं कतराते। मैं कहती हूं कि तुम सच्ची जिंदगी क्यों नहीं जीते। साथ ही उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि कांग्रेस ने अपने सालों के शासन के दौरान उन्हें उनका अधिकार क्यों नहीं दिया। अब जब मोदी जी की सरकार आ गई है तो वे पीड़ित होने लगे। बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी हमारे भगवान हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी भगवान को नहीं माना। बताते चले कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल से बीजेपी सांसद है। वह अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।